बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूँ आपके साथ नाजिया खान। नाज़रीन, 19 दिसंबर 2021 बरोज़ इतवार पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल के तनाजुर में एक इंतहाई अहम और गैर मामूली इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है और ये इंतहाई अहम इजलास है जिसमें कोशिश की जा रही है कि 57 ममालिक जो शरीक हों वो उनसे कोशिश की जाए कि एक मुश्तरका लाहे अमल सामने आए और किस तरह से इस इंसानी बहरान और ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी से अफगान अवाम को निकाला जा सकता है, क्या इमदाद की जा सकती है, क्या लाहे अमल आ सकता है, उस हवाले से बात की जाए। आज प्रोग्राम में हम उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। उसके अलावा चीन की वजारत खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो ये कहते हैं कि ब्रूटल मिलिट्री इंटरवेंशन जो कि अमरीका की जानिब से की गई है, चाहे वो इराक हो, शाम हो या अफगानिस्तान हो, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसका नाम लेकर उसकी हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि बैन अल-अक़वामी बिरादरी अब जो कुछ भी हुआ इन ममालिक में उसके हवाले से अमरीका को इसका जिम्मेदार ठहराए, जो वॉर क्राइम्स वहाँ पर कमिट हुए हैं अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से। याद रहेगा आपको कि इससे कबल अमरीका की जानिब से कहा गया था कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ और जो कुछ उसके इत्तेहादियों ने वहाँ किया वो उससे क्राइम नहीं समझते और वो उसको ये समझते हैं कि उन्होंने अपने डिफेंस में ये कुछ किया है। और इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी उनसे इस हवाले से पूछगछ ना करे, ड्रोन के हवाले से भी वो अपने आप को जवाब दे तसव्वुर नहीं करते हैं। तो इस स्टेटमेंट की क्या अहमियत है ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और अहम इशू आ रहा है इस वक्त अफगान स्टूडेंट्स को। आपको याद होगा कि 15 अगस्त में सारी सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई थी और वो अफगान स्टूडेंट्स जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आला तालीम के सिलसिले में मौजूद थे वो चूंकि छुट्टियों पे यहाँ आए हुए थे, हालात की तब्दीली के तनाजुर में वो वापस नहीं जा सके, वहीं के होके रह गए। उसमें PhD के स्टूडेंट्स भी हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, बैचलर्स भी हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज वो हासिल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार और बाशऊर और एक अच्छा पड़ोसी होने की हैसियत से अफगानिस्तान की फौरी मदद के लिए आगे आया और 2500 के करीब स्टूडेंट्स को न सिर्फ वीज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि दीगर सहूलियात जो उस वक्त उनको दरपेश थी कोविड के माहौल में भी वो भी प्रोवाइड की। लेकिन अब यही सिलसिला उनको प्रॉब्लम आ रही है भारत की जानिब से। भारत में भी तकरीबन 3000 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ डिग्रीज के सिलसिले में वहाँ पर मुकीम थे और इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में वापस नहीं जा पा रहे हैं। बारहा कोशिश की जा रही है अफगान हुकूमत की जानिब से और स्टूडेंट्स के ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी उन्हें वहाँ नहीं बुलाया जा रहा। ये किस तरह की सूरत हाल है, भारत क्यों नहीं उनको वापस बुला रहा, इस सिलसिले में क्यों नहीं आगे आ रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन तमाम बात पर आएँ, मैं चाहूँगी अपने पैनल से आपका तारुफ करवा दूँ। मुझे ज्वाइन किया हुमायूं खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपके ज्वाइन करने के लिए। और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नौकरी साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके ज्वाइन करने के लिए। दोनों तज्जियाकार हैं, अफगान उमूर के हवाले से बहुत अहम तज्जिया देते हैं हमें और हम इससे इनकी मौजूदगी से आज भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं कमर चीमा साहब, IR एक्सपर्ट हैं, बहुत खुलकर बात करते हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। जी थैंक यू जी। अच्छा, इससे पहले कि हम OIC की जानिब आएँ, मैं चाहूँगी कि हमारे नुमाइंदे हैं शहबाज, उन्होंने एक ब्रीफ सा पैकेज तैयार किया है, पहले वो देखते हैं फिर बातचीत को शुरू करते हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिसमें मशरक़ वस्ता, शुमाली, मगरबी और जनूबी अफ्रीका, वस्त एशिया, यूरोप, जनूबी मशरक़ी एशिया और बरसगीर जनूबी अमरीका के 57 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक शामिल हैं। OIC दुनिया भर के 1.2 अरब मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। OIC के क़याम का मकसद आलमी इस्लाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी अमनो हम आहंगी का फ़रोग़ देना है। इस तंजीम का हेड क्वार्टर जद्दा में है और वहीं इसका पहला बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। OIC के अगराज़ व मकासद में इस्लामी, समाजी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी इक़्तिदार का फ़रोग़, रुकन ममालिक के दरमियान इत्तेहाद व यकजहती, समाजी, सकाफ़ती, साइंसी और सियासी ताउन में इजाफ़ा, बैनुल-अक़वामी अमन सलामती का क़याम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरवीज और तरक्की शामिल हैं। OIC के चार्टर की रोशनी में इस्लामी ममालिक के दरमियान समाजी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी रवाबत को मुस्तहकम करना होगा और इसके लिए तवील मनसूबाबंदी और रियाजत की ज़रूरत है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसका मकसद अफगानिस्तान में इंसानी बुहरान आने से कबल ज़रूरी इक़दामात करना है। हमने कॉन्फ्रेंस में इस्लामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान को भी शिरकत की दावत दी है। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। OIC का ये इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान के हवाले से बुलाया गया।
उम्मीद की जा रही है OIC का ये इजलास अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान के हवाले पर न सिर्फ गौर करेगा बल्कि अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए अहम साबित होगा। शहबाज अली सियाल, PTV न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पैकेज आपने मुलाहिजा किया और मैं नकीर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले आज OIC के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं तारिक बखरी साहब, उन्होंने पाकिस्तान की इस काविश को बेहद सराहा है। OIC के हवाले से OIC का इजलास होने जा रहा है, 57 ममालिक हैं, क्या उम्मीद रखें? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम इजलास है जिसको पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, यानी 19 दिसंबर को ये इजलास होगा। इसकी तैयारियां अपने अरूज पर हैं और आज से मेहमानों का जो है वो आना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में। तो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो 17, 18 और 19 दिसंबर जो है वो होंगी मेरा ख्याल है। और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े अहम स्टेप्स भी ले रही है, यानी मोबाइल सर्विस जो है उसको बंद कर रहे हैं हम, और मंडे को जो है वो हॉलीडे जो है इस्लामाबाद में। अच्छा, इसका मैं मकसद ये बताऊं, जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जो इनका क्या लाहे अमल होगा। तो इसमें जो पहले दो ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन जो है वो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकेंगे। जो मिडल सेशन होगा जो बड़ा अहम होगा उसकी आप वो इन कैमरा सेशन होगा। तो इस पे डेफिनेटली जो है वो बहुत अहम ये इजलास है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, जिसमें P5 कंट्रीज़ को बुलाया गया, कौम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदे हैं उनको दावत दी गई है, और मुख्तलिफ जो वर्ल्ड बैंक और IMF और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो लोग हैं उनको भी इन्वाइट किया गया है। तो पूरी दुनिया अब ये OIC की मीटिंग की तरफ देख रही है कि इस्लामी मालिक जो हैं वो किस तरह का पैकेज जो है वो अफगानिस्तान के लेके आते हैं। अफगानिस्तान की अपनी जो है बड़ी उम्मीदें वो बसता है इस इजलास से, क्योंकि उन्होंने उनका डेलीगेशन भी इधर पाकिस्तान में होगा, शिरकत करेगा इस इजलास में, और उनकी तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है कि हमें आप तस्लीम करें। तो इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ब्रीफिंग हैं वो भी जारी हैं। उन्होंने जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी ब्रीफ किया, उनसे मीटिंग की। आज फिर उन्होंने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में उनसे मीटिंग की, उसमें फवाद चौधरी साहब भी थे। उनके सामने ये सारा मुद्दा रखा अफगानिस्तान का कि अफगानिस्तान को क्या मसाइल दरपेश हैं और कौन से दरपेश होंगे आने वाले दिनों में। तो उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। उसमें जो सबसे अहम बात ही फवाद चौधरी साहब ने की कि 15 अगस्त के बाद अब तक पाकिस्तान में 2,90,000 जो अफगान हैं वो पहुंच चुके हैं, जिनमें से कुछ लोग जो है वो दूसरे ममालिक में चले गए हैं। मेरा ख्याल वो कोई 45,000 के लगभग है। जो वैक्यूएशन में हमने रोल प्ले किया, हमारी एम्बेसी जो थी वो अफगानिस्तान में एक्टिवेट रही और काम करती रही दिन रात, सिर्फ पाकिस्तान की एम्बेसी थी जो कर रही थी। तो इस इजलास में हम अपनी रिकमेंडेशन लेके जाएंगे, अफगानिस्तान अपनी रिकमेंडेशन सामने लाएगा, और जो स्टेप्स हमने लिए हैं और जो उधर इंसानी बहरान बन चुका है उसके हवाले से, क्योंकि ये मेन इसका 1 पॉइंट एजेंडा होगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उसको किस तरह काबू करना है। तो मेरे ख्याल है ये एक गैर मामूली इजलास है जो 41 साल बाद जो अफगानिस्तान पे ही पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इससे काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ठीक, हमारे साहब आपको क्या तवक्कुआत है, क्या रिलीफ मिल सकता है? मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, मेरी होप्स भी बड़ी और मेरी उम्मीदें भी बड़ी हैं, लेकिन जो इस्लामिक उम्मा का जो पिछला हम देखते हैं यूनानिमस स्टैंस कश्मीर के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, इराक़ के ऊपर और सीरिया के ऊपर, लेबनान के ऊपर, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर, उसमें जो है वो एक बड़ा जो है ना हाफ हार्टेड सी अप्रोच लगती है। यहाँ भी जो है जो मेरा जो उम्मीद ना होने की जो मुझे वो लग रही है, वो उसकी रीज़न यही है कि इसमें चूँकि अमेरिका चाहता ये है कि यहाँ पे हालात ख़राब रहें, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अमेरिका इसलिए चाहता है कि अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क है जो यहाँ पे हालात ठीक कर सकता है। अगर तो वो 15 अगस्त से लेके अभी तक के तालिबान के उन एक्शन को देखे, जो कि 1996 में 1996 में जो अफगानिस्तान के तालिबान यहाँ पे आए थे और उनके जो एक्शन थे कम्प्लीटली गलत थे और पूरी दुनिया ने उनको माना, उसके बावजूद अब 15 अगस्त से लेके अब तक के जो एक्शन है वो इंतहाई कमेंडेबल है। उसमें तालीम के वाक़यात ले लें, हेल्थ सर्विसेज में औरतों की ले लें, ह्यूमन राइट्स की ले लें, जनरल एमनेस्टी ले लें, उनको जो वो पिछले रेमिनेंट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट है उनका वहाँ पे लाइफ और उनकी सिक्योरिटी का वो जो है उसको ले लें। लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्यों चाहता है कि हालात खराब रहें? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये बड़े अच्छे इकदाम हैं मौजूदा इंटरम अफगान सेटअप के ऊपर, और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया से। और कल की जो पिछले हफ्ते की जो मीर खान मुत्तकी की स्पीच थी AFP के साथ या उसमें उन्होंने AP के साथ, उन्होंने यही कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दें, 4 महीनों में आप हमसे एक्सपेक्ट ना करें कि हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी बन जाए। हम नहीं है, हम एक बड़ा ट्राइबल सोसाइटी है, बहुत बड़ा कल्चर है, पिछले 40 साल से जंग में।
जो सवाल अभी नौखेर साहब मुझसे कर रहे थे कि अमेरिका ये क्यों चाहता है, उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है। अमेरिका साउथ एशिया के अंदर खित्ते में ऑलरेडी अपना हलीफ चुन चुका है, वो है इंडिया। इंडिया को उसने एक बहुत बड़ा रोल देने की जो है वो ठान ली है। एशिया पैसिफिक के अंदर, जिसको अब वो इंडो पैसिफिक कहते हैं, नाम भी उन्होंने चेंज कर लिया, उसके अंदर वो क्वाड के अंदर भी इंडिया को लेके आ चुके हैं। ऑकस के अंदर भी जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इस खित्ते में इंडिया को सुपरविजन दी जाए, बिग ब्रदर बना दिया जाए, थानेदार बना दिया जाए, और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड है उसके खिलाफ वो कोशिश कर रहे हैं। इस खित्ते में ईरान के साथ उनकी जो है वो प्यार मोहब्बत सबके सामने वाज़ेह है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। 3 साल तक उन्होंने यहाँ पे अपना सफ़ीर नहीं रखा, जो आप बड़ी मुश्किलों से एक नया जो सफ़ीर यहाँ पे आ गया, और उसने आते सारी कुछ बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स भी दी, उसके साथ ये भी कहा कि वो डू मोर का मंत्रा दोबारा हमसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें लग ये रही हैं कि वो ओआईसी के भी बहुत सारे ममालिक, हमें अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, मेरी उम्मीद है कि वो अफगानी 40 मिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है उसके लिए कुछ ऐसा एक पैकेज कर दे, लेकिन वो बड़ा शॉर्ट टर्म पैकेज होगा। हम अपने काफ़ी प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं और ये बात हमने बड़ा जोर दे के की थी कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो जब पाकिस्तान के जो करीबी दोस्त समझे जाने वाले ममालिक हैं, जिम्मेदार ममालिक हैं, इस रीजन के बड़े प्लेयर्स हैं, तो जब वो सामने नहीं आएंगे तो अमेरिका को स्पेस तो मिलेगी। बिल्कुल, मैं इसी दौरान जो है चाहूंगी चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करें। चीमा साहब, नौखेर शाही साहब और हुमायूं साहब का ये कहना है कि अगर कुछ और ताकतें सामने नहीं आएंगी तो फिर ये मामला तो इस तरह रहेंगे। आप मुझे ये बताइए कि क्या वाकई अमेरिका खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहता है? देखिए, ऑब्वियसली अगर अमेरिका 8-9 अरब 10 अरब डॉलर जो अफगानिस्तान का पड़ा है, अगर वो वाकई दे दे तो हम तो समझेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन अगर अशरफ गनी बैठा हो तो तब तो 70% जो अफगानिस्तान का बजट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी चलाएगी। लेकिन अगर तालिबान आ जाएंगे तो फिर 70% तो इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं दे रही, तो वो जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसका कौन जवाब देगा? अवाम तो वही, अवाम तो नहीं बदली। अब मसला ये है कि वो जो रूलर्स बैठे थे अफगानिस्तान में वो रिस्पॉन्सिव नहीं थे, वो काम नहीं कर रहे थे। समहाउ हालात जैसे भी बने, अभी जो सिचुएशन आ गई है यहां से आगे जाना है। देखिए, एड एजेंसीज जो होती हैं, जो पैसे देती हैं, रेड क्रॉस हो गया या बाकी इदारे हो गए, ये किसी मुल्क की इकोनॉमी को तो रिप्लेस नहीं कर सकते ना। अभी हमें क्या करना है? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के अंदर भी ये भी जो इजलास बुलाया गया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस पे काम किया है, लेकिन इसमें देखना यह है कि कतर की एक इंडिपेंडेंट अपनी एक आजाद पोजीशन है जो वो अपनी वेस्टर्न वर्ल्ड को सेल कर रहा है। दूसरा, फिर सऊदीज एंड एमिरातीज जो है वो एक, बेशक एमिरातीज के कतर के साथ और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में मसाइल थे, अभी वो उसको रिकनेक्ट कर रहे हैं, जीसीसी का इजलास हो रहा है जो कि अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या सारी मुस्लिम उम्मा उसी तरह सोचे कि माजी में तो पाकिस्तान को सुना गया था और सऊदी अरब और यूएई ने डी फैक्टो रिकॉग्नाइज किया था 1996 में। इस वक्त की पोजीशन यह है कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज रखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बदल की है, रीजनल ग्लोबल स्टेचर भी बदल चुका है, और वो अपने आप को वो समझते हैं कि हमें असर्ट करना है अपने मामलात में। एक तरफ ईरान है, टर्की है, तो बड़ा मुश्किल है कंसेंसस पैदा करना। सो ये जो बात है ना, जिस तरह साई साहब भी और हुमायूं साहब कह रहे थे, 1 पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बिकॉज वी आर नेक्स्ट डोर नेबर, हमारे हालात खराब हो सकते हैं, लाखों लोग यहाँ पे आ सकते हैं, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो दुनिया कश्मीर को ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देखती है और ना ही दुनिया अफगानिस्तान को देखेगी। ये देखेंगे इसको पावर पॉलिटिक्स में। लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद है कोई ब्रेक थ्रू होगा। ठीक है, अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप ओआईसी पे भी मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो उस पर आपने तफसीली बातचीत की थी। आज मुझे ज़रा इस पॉइंट को समझाइएगा कि अफगान वक्त आएगा, मौलाना मुत्तकी की सरबराही में यहाँ पर अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखेगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है अफगान क़यादत को भी कि वो अपना नुक्ता नज़र बराह रास्त आर्मी बरादरी के सामने फेस टू फेस बात कर सकें। आपको क्या लगता है जो सुस्त रवि का शिकार है आर्मी बरादरी इमदाद के हवाले से, उसमें कुछ तेज़ी आ सकेगी, कोई बेहतरी आ सकेगी? देखिए जी, पहली बात तो यह है, मुझे ऐसे लगता है कि मुत्तकी साहब को और हसन अखुंद साहब को और बाकी अफगानिस्तान की लीडरशिप को मुस्लिम दुनिया से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहिए था विद द सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। अब यह है कि पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जब वो अपना लेआउट देंगे, अपना प्लान देंगे, तो पता चलेगा कि किस तरफ, किस डायरेक्शन पे मुल्क को लेके जाना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और हम देखें
अगर फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल्स अभी पिछले हफ्ते गए हुए थे तो उस एजेंडे के ऊपर अफगानिस्तान वाज ऑन द टेबल। सो हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है जी अफगानिस्तान के मसले को डिस्कस करने में। हम अपने बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को अंडरमाइन करना पड़ता है। लेकिन चीमा साहब, तालिबान क़यादत बार बार सामने आकर ये बयान तो दे रही है कि जो वेस्ट हमसे मुतालबात कर रहा है हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, अभी हमें सिर्फ 4 महीने हुए, थोड़ा सा हमें वक्त दिया जाए। तो ये आपको नहीं लगता कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जानिब से भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी का मुजाहरा किया जा रहा है? थोड़ा टाइम मिलना चाहिए उनको। आप बता तो रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर उरूज पर हैं। देखिए, मैं पर्टिकुलरली ये समझता हूं कि वेस्ट इस वक्त अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन लेंस से नहीं देख रहा। हमारी कुछ मुलाकातें हुई हैं, मैंने जो रीड किया है वो ये है कि लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अभी वो फंडामेंटल राइट्स, वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लेंस से अफगानिस्तान को देख रहे हैं कि एक मजहबी ग्रोह किस तरह मुआशरे को आगे लेके चलेगा। वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। और आपको पता है उन्होंने पैसे लेने का, अगर अमेरिका ने भी पैसे देने, कांग्रेस से पूछना पड़ता है, वहां पे पैसे निकालना एक और तरीका कार है। सो मुझे ऐसे लगता है कि पहले मुस्लिम वर्ल्ड से रिकग्निशन लेनी चाहिए थी तालिबान को। ये मुस्लिम वर्ल्ड के पास जाते, यूएई के पास, कतर के पास। कतर एक न्यूट्रल पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान भी होल्ड करके सारा कुछ बैठा हुआ है क्योंकि हम अपने रीजनल प्लेयर्स। नोखे साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक बात करना चाह रहा हूं। चलें, हम बहुत ज्यादा बात करें कि जो दुनिया है वो सामने नहीं आ रही, तो अगर हम कंपैरिजन करें अभी तक जितनी अफगानिस्तान को एड मिली है, अगर हम इस्लामी ममालिक की बात करें, इस रीजन की बात करें, वेस्ट की और अमेरिका की बात करें, तो जो सबसे ज्यादा एड मिली है वो तो उनको वेस्ट से और अमेरिका से मिल रही है। जो इस रीजन के कंट्री या बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अभी तक क्या इमदाद की है, और जो इस्लामी मालिक है उन्होंने क्या किया है? अमेरिका ने देनी है एड। अमेरिका ने उस मुल्क में 20 साल तबाही मचाई है। नहीं, अगर वो नहीं देता, जिस तरह आप कहते हैं कि तबाही मचाई है, वो बिल्कुल आंखें फेर लेते हैं। जिस तरह उसने 9.5 राइट्स का चैंपियन ना बने। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कंपैरिजन करें ना सर, कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये है कि 20 साल नेटो के ममालिक के साथ मैं ये कह रहा हूं कि इस रीजन $2 ट्रिलियन लगाए उन्होंने, इस्लामी लोगों को मारा है वहां पे। इस्लामी ममालिक की कोई जिम्मेदारी बनती है अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर, जो उसको काबू करने के लिए इस रीजन के जो ममालिक हैं उनकी भी कोई रिस्पांसिबिलिटी बनती है। बिल्कुल यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस किस तरह कम होगा, आप इसके ऊपर मुझे बताने। सर, मैं उस पे तो उससे कथा नजर कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, यानी इंडिया का इन्फ्लुएंस कभी था ही नहीं वहां पे अफगानिस्तान। वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिया बेसिकली जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट या जो हामिद करजई की गवर्नमेंट के साथ और रॉ और एनडीएस के साथ मिलकर वहां पे कर रहा था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था वहां के अंदर। उनकी कोई वो ना प्यार था, ना मोहब्बत थी, ना कुछ भी नहीं था, ना उनके बॉर्डर मिलते हैं, ना उनका कुछ भी नहीं। लेकिन फंडिंग तो हो रही थी, फंडिंग हो रही थी और होती रहेगी, अभी भी होती रहेगी। वो जो है अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। ना सिर्फ वहां पे करेंगे, वो सेंट्रल एशिया में करेंगे और हमारे बहुत सारे नेबरिंग ममालिक उनमें करेंगे, लेकिन इंडिया का कभी भी अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस था ही नहीं। मेरा मतलब ये टू बिगिन विद, ये एक अजम्पशन है, और अजम्पशन में ये इट्स अ फैक्चुअल पोजीशन एज वेल। सेकंड पॉइंट ये है कि 20 साल नेटो के साथ मिलके अफगानिस्तान के लोगों को मार 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 के $2 ट्रिलियन देके, जिसमें से मेजॉरिटी उन्होंने जो है ना वॉर फाइटिंग मशीनरी पे किया। अब आके अगर आप कहते हैं कि आसपास के ममालिक, आसपास के कौन सा ममालिक है? पाकिस्तान की इकॉनमी को आपने देख लिया, ईरान की इकॉनमी आपने देख ली, सेंट्रल एशियन ममालिक की जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेके, हम तो उस तरह का कोई उनके लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि ये हमें, अगर ये ना हुआ तो 5 मिलियन और अफगानी अगर पाकिस्तान में आ गए तो हमारी इकॉनमी का हाल क्या होगा? आपने पिछले 3 मिलियन अफगानी जो रेफ्यूजी क्राइसिस हमारा हुआ है, जिसमें हमने तमाम, और यूएन हमें एक पीनट देता है बाय द वे, एक अफगान रेफ्यूजी जो पाकिस्तान में रहता है उसके लिए वो एक पर्टिकुलर शायद 1500 या 500 या 300 फिगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो देता है। लेकिन उसकी जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो सोसाइटी में आके क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, वो बाहर से अपने दोस्तों को बुलाता है, वो आईएसआईएस के साथ मिलकर करता है, तो उसकी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओआईसी का इजलास जो हमने बुलाया वो सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जो कंट्रोल करना है वो हम दुनिया के सामने रखेंगे। और हम अफगानिस्तान को यही कह रहे हैं कि आप भी खुदारा उन रिकमेंडेशन पे अमल करें जो आपने वेस्ट के साथ तय की थी कि उधर जो है वुमेन राइट की प्रोटेक्शन होगी, वहां पे आप जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसलिए जोर दे रहे हैं कि वहां पे जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है उससे बचा जा सके। नोखे साहब, यही मेरा पॉइंट है कि वेस्ट के साथ नेगोशिएशन अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने की है। अब उसका नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान जो पिछले 15 अगस्त से जो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हमारे अफगान बहनों भाइयों की, उसके अलावा हमारी नेशनल सिक्योरिटी इज एट स्टेक।
आईएसआईएस का वहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा है, अलकायदा का बहुत खतरा है और बड़ी दहशतगर्द तंजीमें। हम ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अमेरिका अपना लीडरशिप रोल अज्यूम करे। $300 मिलियन वो रोज के अगर वो वहाँ पे लगा सकता था, आप ही ने कई दफा इस चीज को कोट किया इस प्रोग्राम में। अच्छा भाई साहब, अब जो है 480 मिलियन अभी तक 15 अगस्त से अभी तक लगे हैं। 300 मिलियन रोज के लगाने वाला मुल्क 120 दिनों में अगर सिर्फ 470 मिलियन दे तो आप सोच सकते हैं कि उनकी टेंशन क्या है। अच्छा भाई साहब, हम इस पे भी आते हैं कि अमेरिका का क्या किरदार हो सकता था या होना चाहिए था। मुझे अब चीन का किरदार जरा समझा दीजिए। चीन भी तो एक बहुत बड़ा प्लेयर है ना। अगर अमेरिका सामने नहीं आया, उसके कुछ मुफादात हैं मैडम, या वो चीन accountable का है, जो तो फिर है वो बहुत चीन अच्छा रोल क्या किया उसने इन अ अभी तक सेंस है। इंसानी चीन हमदर्दी जो की वो बुनियाद कुछ कर सकता था, उसने 3 मिलियन डोजेस कोविड वैक्सीन की दी है, जो उसको इस वक्त दुनिया आप समझ नहीं रही। ओमिक्रॉन इस वक्त दुनिया में आ गया और वैक्सीनेशन के अंदर, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जरूरी है कि अगर और उसमें अमेरिका ने भी बाय द वे 4.3 मिलियन की डोजेस दी हैं कोवैक्स के थ्रू, अपने डायरेक्टली बायलैटरल नहीं दी। चीन ने बायलैटरल दी हैं, उसके अलावा फूड सप्लाईज दी हैं, उसके अलावा टेंट्स दी हैं, उसके अलावा और वो इमदाद कर रहा है। चीन वो मुल्क है जिसकी पॉलिसी हमेशा से 1948 ऑनवर्ड्स है नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। और ये वो मुल्क है जिसमें 20 साल अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ लड़ के खराबियां पैदा करके झूठ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के वो कर लें, सीरिया के अंदर कर लें, यहाँ पे भी उन्होंने झूठ बोल के जो है ना वहाँ पे वो किया। उसके बाद 2 इंटरम गवर्नमेंट 2 नई हुकूमतें उन्होंने की। फ्रॉड इलेक्शन, वो ईयू के बहुत सारे ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि सारे फ्रॉड इलेक्शन से पहला लेके आखिरी तक। उसके बावजूद अचानक एक दिन चला जाता है दोहा मुआहदा करके, और उसके बाद दुनिया कहती है कि चीन आ जाए और पैसे दे के सब कुछ ठीक करते। चीन करना चाहे भी तो उसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। चीन इज अ डेवलपिंग कंट्री। फूड का तबादला काफी शुरू में तो बड़ा हमें वो नजर आया था, बड़ी उसमें बड़ी तेजी थी फूड। सर वो अभी भी है, वो वफूद का तबादला अभी भी है, वो ट्राइका प्लस का भी हिस्सा है। वो जो रशिया के अंदर समिट हो रहा है, जो टर्की के अंदर हुआ, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान बायलैटरल। लेकिन यूएन में जो अफगानिस्तान की जो इनको परमानेंट इनकी जो सीट थी उस पे चीन ने मुखालफत की थी कि ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को नहीं वोट दिया था। नहीं, चीन एब्सटेन किया। उसकी रीजन ये है कि चीन चाहता है कि अमेरिका अपना एक लीडरशिप रोल अदा करे, जहां पे उसने गंद किया है उसको खुद वो साफ करे। वो ये नहीं चाहेंगे कि आके अमेरिका के गंद को वो साफ करे। और दुनिया के सामने वोटिंग में भी वो अमेरिका की तरफ देख रहा है। मेजॉरिटी जगहों पे चीन बेसिकली बैकअप पे रहता है। वो चाहता है कि जो कि फ्री वर्ल्ड का जो बड़ा बादशाह बना हुआ है, जो चैंपियन है या थानेदार है, उसमें वो चाहता है कि अमेरिका जो है वो लीड ले। ठीक, अच्छा मैं इसी पे चाहूंगी कि चीमा साहब को भी शामिल कर लें। चीमा साहब, हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से कहा गया कि जितनी हम मदद कर सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में वो तो हम करेंगे, लेकिन हमें जो अमेरिका है वो फ्रंट फुट पे आता हुआ नजर नहीं आया। रिकंस्ट्रक्शन के बहाली के हवाले से हो, ठीक है, वैक्सीन के हवाले से भी मदद कर रहा है और दीगर इमदाद भी है, लेकिन वो बहुत नाकाफी है। जो तबाही वहां पर मौजूद है तो वो तो बिल्कुल भी समंदर में कतरे की मानिंद है। चाइना क्यों नहीं सामने आता? हुमायूं साहब ये कह रहे हैं कि चाइना इकदाम कर रहा है, लेकिन उम्मीद तो ये थी कि अमेरिका अगर नहीं कर रहा तो चाइना बिगड़ती हुई सूरत हाल को काफी हद तक संभाल लेगा। ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। आपका क्या ख्याल है, ऐसा क्यों है? देखिए, जितनी ज्यादा अफगानिस्तान की सिचुएशन गंदी नजर आएगी, जितना ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नजर आएगा, उतना ज्यादा वो अमेरिका के खाते पड़ेगा। लोग कहेंगे देखिए जी, चाइना तो दुनिया को यह बताना चाहता है कि अमेरिका जहां पे भी जाता है, देखिए यह ऐसा गन करके जाता है। वो सीरिया में उन्होंने क्या किया, लीबिया में क्या किया, बाकी इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये जो वो कह रहे हैं। अब चाइना के पास टाइम है कि इस सिचुएशन को एंजॉय करे और दुनिया को ये बावर कराए कि ये जो लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड है, इसने बेसिकली ये जो नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया था कि हम मुल्कों में जाएंगे, बम्बार्टमेंट करेंगे। तो चीमा साहब, फिर ट्राइका प्लस का हिस्सा क्यों बना चाइना, अगर वो यही एक्सपोज करना चाह रहा है अमेरिका को, मिलियन ऑफ लोगों की जिंदगियों के ऊपर अमेरिका को एक्सपोज करना चाह रहा है? तो सर, ये पावर पॉलिटिक्स है। ये जो पावर पॉलिटिक्स है, इसमें आप कोई भी सामने नहीं आता। मुझे ये बताएं, आप चाइना को छोड़ें, इधर 57 मुस्लिम ममालिक हैं, 4 महीने लग गए इकट्ठे होते हुए, अफगानिस्तान का फ्यूचर डिस्कस करते हुए, वो भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कहने पे सारे आ रहे हैं। मुझे बताएं, चाइना को और दूसरे ममालिक से आप क्या करते हैं? जहां पे 1.5 अरब आबादी, मुस्लिम आबादी अफगानिस्तान की तरफ इस लेंस से देख रही है, आप चीन से और दूसरे ममालिक से इस तरह की उम्मीद रखते हैं? चीन दुनिया को बताना चाहता है। देखें, इस वक्त जो चीन और अमेरिका का कंपटीशन है, वो इस वक्त यही है। वो कह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया के लीडर नहीं है, आप बेसिकली गंद कर रहे हैं। आपने जो अफगानिस्तान में जो टाइम जाया किया है, जो अफगानिस्तान में माहौल पैदा किया है,
इससे बेसिकली वो मुतनफर करना चाहता है चीन अमेरिका को, और अपने आप को स्टेप बैक करेगा, सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों में आएगा जब कहा जाएगा। यूएन ने भी कोई नहीं बोली, सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कोई बात नहीं हुई, जहां पे उसको रोल प्ले करने का कहा जाएगा शायद वो आएगा, अच्छा, या चीमा फिर साहब मिनिमम एंगेजमेंट रखेगा तालिबान से। ठीक, चीमा साहब एक बड़ी अहम स्टेटमेंट चाइना की वजारत खारजा की जानिब से आज सामने आई है, जिसमें वो कहते हैं कि जो कुछ अमेरिका और उसके इत्तेहादी करते आए हैं, चाहे वो शाम हो, इराक हो या फिर अफगानिस्तान, आर्मी बरादरी को चाहिए कि वो अमेरिका को अकाउंटेबल ठहराएं। आप क्या कहते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी अदालत है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अकाउंटेबल ठहरा सके और बता सके कि जो कुछ आपने किया वो ठीक नहीं था? और बाय द वे चीमा साहब, मैं ऐड कर दूं, वो जो स्टेटमेंट आई है जिसका ये जिक्र कर रही है उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, वो जो पिछले हफ्ते उनका जो एक वो ड्रोन के ऊपर उनकी अपनी रिव्यू कमेटी, और उस रिव्यू कमेटी ने कहा कि इसमें तमाम लोगों को बरी-उज़्ज़मा करार दिया गया, जो वो 29 अगस्त को जो है 10 बच्चे मार गए और एक बंदा मार गया, वो बिल्कुल एक वो अकाउंटेबिलिटी को छोड़ दें, वो कोई नहीं, एक एरर है, ह्यूमन एरर था, वो मौसलाती एरर था। तो ये वो फ्री वर्ल्ड का बादशाह है जो ये बातें कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हुमायूं साहब। देखिए यहां पे ये है कि चाइना के पास कितना पॉलिटिकल, लीगल, फाइनेंशियल कैपिटल है अमेरिका को ग्लोबल लीगल फोरम्स पे एक्सपोज करने का। ये है इंपॉर्टेंट सवाल। क्या चाइना चाहेगा कि हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वहां पे जाके अमेरिका को कहें कि भैया आपने क्या किया, आपने इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां की, आए इस कटहरे में खड़े हों? क्या चीन ये कहेगा? देखिए चीन इस वक्त इस पोजीशन में मुझे लग रहा है कि वो नहीं है कि वो अमेरिका के साथ ये वाली बैटल पिक करेगा। चीन का मसला यह है कि चीन अपना जो फाइनेंशियल इश्यूज उनके अमेरिका के साथ चल रहे हैं, या वो आइंदा आने वाले दिनों में जो सैंक्शंस की बातें हो रही हैं या टैरिफ हाई करने की बातें जो ट्रंप के दौर में जिसे ट्रेड वॉर्स कहते हैं, चिप वॉर्स की बातें हो रही हैं, चीन चाहेगा कि हम अमेरिका के साथ स्कोर इस तरह सेटल करें, उनके लिए नए हालात पैदा ना करें। और दूसरा यह है कि चीन इंगेजमेंट भी करना चाहता है, जिस तरह बाइडेन साहब ने कहा कि हम चीन के साथ कंपटीशन भी करना चाहते हैं और उसे कंटेन भी करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीन जो है वो इस तरह की बैटल, जो लीगल बैटल ग्राउंड है उसमें नहीं जाएगा। जाना चाहे तो एक बड़े पैमाने पे अमेरिका का इमेज खराब कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल चीन जाएगा। ठीक है चीमा साहब, मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो नखरे साहब मैं आपका इस पे कमेंट चाहूंगी कि जिस तरह उन्होंने कहा कि चीन जो है वो इस पोजीशन में नहीं अमेरिका को अकाउंटेबल ठहरा सके, तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि क्या चीन कहां पर स्टैंड करता है और क्या वो इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को अकाउंटेबल ठहरा सके। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन T20 सीरीज़ के बाद खेले जाने वाली एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ मुलतवी कर दी गई है। कोरोना केसेस के बायस इस सीरीज़ को मुलतवी किया गया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन 3 T20 मैचेस खेले जा रहे हैं। इसके बाद 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेला जानी थी नेशनल स्टेडियम कराची में, और इस सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद। अब इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि मुश्तरका एलामिया के ज़रिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन ये एक रोज़ा सीरीज़ को मुलतवी कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एडिटर PTV न्यूज़। नमूद, बताइएगा, कोरोना ही वजूहात बनी है इस सीरीज़ के मुलतवी होने की? जी बिल्कुल ऐसा ही है, कोरोना की वजह से ही, जो कि आज जो सुबह जो क्रिकेट वेस्ट इंडियन जो स्क्वाड था उसमें मजीद 5 केसेस सामने आए थे, जिसके बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ऑकवर्ड हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद 16 खिलाड़ी जो बाकी बचे थे उनकी मदद से ही आज का जो ये मैच T20 है ये जारी है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो कि वेस्ट इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उनके ऑफिशियल्स ने एक मुश्तरका लामिया जारी किया है, जिसके तहत
जो PCR टेस्ट आने के बाद और जो टोटल जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस जो हैं कोविड के बढ़ने की वजह से, ये जो आने वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको उन्होंने पोस्टपोन करने का फैसला किया है। ये जो वनडे सीरीज है ये अब जून 2022 में होगी, क्योंकि ये इसका होना भी इसलिए ज़रूरी है कि ये जो सीरीज है ये क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग है ICC मेंस की, ये उसका हिस्सा है। अभी इब्तदाई तौर पर यही फैसला किया गया है कि ये मुलतवी कर दी जाए और इस पर दोनों क्रिकेट बोर्ड मुत्तफिक हैं। जी बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप हमें आगाह कर रहे थे। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम कोरोना का शिकार होने के बायस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़, एक रोज़ा सीरीज़ मुलतवी कर दी गई है। आइंदा साल जून में ये सीरीज़ खेली जाएगी। बताते चलें कि वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर पहुंचने के बाद इब्तदाई तौर पर 4 खिलाड़ियों में, 3 खिलाड़ियों और एक स्पोर्टिंग स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ और आज सुबह मजीद 5 केसेस सामने आए, जिसके बाद एक रोज़ा सीरीज़ को मुलतवी कर दिया गया है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे चीन और अमेरिका के किरदार के हवाले से। दोनों अहम प्लेयर हैं खित्ते के और उनका बहुत अरसा रसूख है। तो साहिब साहब, मैं आपकी तरफ आ रही थी, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि इस वक्त आप क्या समझते हैं चीन कहाँ स्टैंड करता है? क्या जब वो ये बात करता है कि अमेरिका को अकाउंटेबल ठहराया जाए डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ वो अफगानिस्तान में कर चुके हैं, क्या ये ब्लेम गेम का टाइम है? देखें पाकिस्तान क्या कह रहा है दुनिया को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस दिन बड़ा खुल के कहा है कि इस वक्त कोल्ड वार होने जा रही है या इसका अंदेशा है अमेरिका और चाइना में, और हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपको उस वक्त याद आए हैं 10 बच्चे जो मर गए थे इसमें ड्रोन अटैक में, जब आपकी कंपनी पे अमेरिका पाबंदी लगाता है। तो यानी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो ह्यूमन क्राइसिस बन रहा है उसके लिए खुदारा सामने आए। आप अब इस वक्त जो है अपनी ब्लेम गेम से बाहर निकलें, अपनी पावर पॉलिटिक्स से बाहर निकलें, अपनी कोल्ड वार को एक साइड पे रख दें। इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल बनने जा रही है, और जिस तरह बहुत से लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इस क्राइसिस को कंट्रोल ना किया गया, दुनिया सामने ना आई, तो ये एक ऐसा अलमिया बनेगा जिससे पूरी दुनिया मुतासर होगी, इससे दहशतगर्दी जन्म लेगी, और वो सिर्फ इस रीजन तक नहीं रहेगी, वो यूरोप तक और वेस्ट और अमेरिका को भी हिट करेगी। तो हम ये कह रहे हैं खुदारा ये बड़ी जो ताकतें हैं, आप अपना रोल प्ले करें। आपको उस वक्त याद आ जाते हैं अफगानिस्तान के 10 बच्चे, और बाकी भी आपको 28 मिलियन बच्चों की फिक्र होनी चाहिए चाइना को। जिस दिन आप ये बात देखें, 3-4 दिन पहले अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, उसके बाद अब आपने एक वो शुरू कर दी ब्लेम गेम। तो खुदारा इस वक्त इन इश्यूज में दुनिया को ना उलझाएं। हम बड़ा अहम इजलास करने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका के नुमाइंदे भी हैं, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, और बाकी जो इस्लामी मालिक हैं उनके नुमाइंदे भी हैं। खुदारा इनकी रिकमेंडेशन सुने पाकिस्तान की। अफगानिस्तान जो अबूरी हुकूमत का डेलीगेशन आएगा, और इस क्राइसिस को अभी कंट्रोल करने में हमारी मदद करें, अफगानिस्तान की मदद करें। ठीक, अच्छा भाई साहब, एक जी अब कुछ मैं बेसिकली कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा नौखेर साहब से। ऐसे नहीं है बिल्कुल कि अमेरिका चाइना इस वजह से जो है वो सर ये तो मेरी एक अपनी वो है। नहीं, मैं राइट कि आप डिसएग्री कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपकी उस बात से डिसएग्री कर रहा हूँ कि ये जो आप नेशनल टीवी पे जो आप ये बोल रहे हैं कि चीन ने इस वजह से किया, ऐसे नहीं है। आप उसकी एक पूरी हिस्ट्री और ट्रेजेक्ट्री को भी तो सर देखें ना। कमाल करते हैं कि चीन जो है पिछले 4-5 सालों से एक ट्रेड वॉर का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी, उससे पहले ओबामा साहब को देखें, वो सारे ये कर रहे हैं। उसमें चीन अपना एक मौकफ देता है। चीन भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरन नेशन है, जैसे कुछ होता है। और ये जो जिन कंपनी का आपने जिक्र किया उसमें एक मेडिकल की है और उसके अलावा बाकी चिप मेक, ये जो चिप मेकिंग कंपनी है ये आज की नहीं है। चीन ने अमेरिका उनको ब्लेम कर रहा है कि 1 लाख बंदे हमारे समर गए। हाँ वो है, और हमें नहीं चाहिए कि हम उस आपकी बात 100% ठीक है कि हमें होना ये चाहिए कि हम OSCE की उसके ऊपर फोकस करें। पाकिस्तान और चीन एक स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। हम 1949 ऑनवर्ड्स वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और हम 73 इयर्स हमने पिछले साल मनाए। हमारा बड़ा एक आपस में प्यार मोहब्बत है, बिल्कुल, इससे तो हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन,
और जो है ना स्वीटर देन हनी और स्ट्रॉन्गर देन स्टील की जो है वो क्लीशेज इस रिलेशनशिप को करते हैं। हमने मिलकर किया। हम इमरान खान साहब ने जो कहा कि हम किसी भी कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है। हमने बहुत एनालिसिस मुख्तलिफ आ चुके हैं उसमें। इस समिट को एक ना करने की वजह भी यही थी कि हम नहीं चाहते थे कि आपने ताइवान को बुला लिया जो कि चीन का हिस्सा है। तो इन बातों से कतई नज़र चीन जो अपना मौक़िफ़ बता रहा है वो ये कह रहा है कि अमेरिका ने 20 साल ये जंग लड़ी, गलत प्रीटेक्स्ट पे वो अफगानिस्तान के अंदर गया, वहाँ पे उसने उनके बंदों को मारा और उसकी वजह से पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बना, $150 बिलियन का नुकसान किया, 80,000 से ज़्यादा अपने शहीद हमने रखे, सिविलियन, मिलिट्री, पुलिस वाले। अब आके जो है अमेरिका सिर्फ 470 मिलियन दे के कहता है कि सब ठीक है। नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है, उनको वैक्सीन दें, उनको खाने दें, उनके जो $10 मिलियन जो कि उनके खैर बाय द वे बनते नहीं है, वो अमेरिका की ही है। क्रिटिसिज्म तो शुरू हो गई है ना, उनके जो फार्मर उनके चीफ्स हैं जो, और वो ठीक है 17 के करीब फवाद चौधरी साहब ने जो इस तरह कहा। बिल्कुल, लेकिन खान साहब मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो OIC का 1 पॉइंट एजेंडा है उस पर हमें सपोर्ट तो करें ना। कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। चीन उसका हिस्सा है, वो आएगा, उसमें शामिल होगा और मोस्ट लाइकली कोई प्लेज भी करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं चीमा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि एक तो बयान है जो चाइना की जानिब से हमने देखा जिसमें वो अमेरिका को कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से जो बयान आया है उसमें वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, हम उसको बहुत अहमियत देते हैं। उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि खित्ता जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो और पाकिस्तान और भारत मिल बैठें और आपस में बातचीत के सिलसिले को आगे लेकर जाएं ताकि बेटर म्यूचुअल एंड बायलैटरल रिलेशन कायम हो सके। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या ये रिवायती है या रूटीन की स्टेटमेंट है ये सब? देखिए, अमेरिका जो है वो बातें इस वक्त ज्यादा कर रहा है। इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में रिव्यू चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। इसमें कांग्रेस, स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस सब काम कर रहे हैं। गो के पेंटागन एंड GHQ के अच्छे ताल्लुकात हैं और शुरू से रहे हैं। एक बात आगे आके अगर वो इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उनको कौन रोक रहा है? ये तो इंडिया से रोकता है अमेरिका को कि ये हमारा बायलैटरल मसला है, आप वहां पे नहीं। अमेरिका की अपनी वो जो लिवरेज होती थी, वो लिवरेज 2010-11 के 2010-11 के बाद वो लिवरेज खत्म होती जा रही है। अब चीज ये है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन अमेरिका हमें रिव्यू भी कर रहा है। अमेरिका हमें 15 अगस्त के बाद एक किस तरह देखना चाहता है, अमेरिका वो सोच रहा है। इसलिए डिफरेंट कांग्रेशनल डेलीगेशंस भी आए हुए थे। मैं भी कुछ अमेरिकी कांग्रेस के लोग आए थे, उनसे मिला था, हमने उनको रीड करने की कोशिश की। वो पाकिस्तान को किस फ्रेमवर्क में आइंदा देखना चाहते हैं, 20 साल में किस तरह देखा, वो उस तरह देख रहे हैं। वो ताल्लुकात बिल्कुल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो माजी में जिस तरह का एक लेंस था, लेकिन एक चीज की बार बार बात हो रही है। अगर इमरान खान साहब और जनरल बाजवा जब वॉशिंगटन DC गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिलने, तो वहां पे एक बात हुई थी कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। तो मेरा ख्याल है उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। अमेरिका सिर्फ उन्हीं ममालिक के साथ कनेक्ट रहेगा जिन ममालिक के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। ये अमेरिका का प्रॉब्लम है, वो यूरोप को छोड़ दिया है। अभी जो हुमायूं साहब बात इंडो पैसिफिक की कर रहे थे, अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में क्वाड का अलायंस बना लिया और नेटो को और बाकी जो यूरोपियन यूनियन है उसको कमजोर हो गया, बल्कि उनको इंश्योरेंसेस देनी पड़ती हैं। सो अमेरिका हमारे साथ इंगेज होगा अगर हम अपने आप को CPEC का फायदा उठाते हुए हम अपनी इकोनॉमी को हाईटेक डेवलप्ड इकोनॉमी या हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप करें, ताकि हम जो दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमीज है उनके साथ सिंक हों। अदरवाइज वो पुरानी इकोनॉमी, पुराने निजाम के साथ उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो मुझे नजर आ रहा है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। सो अमेरिका के साथ काम करें, लेकिन अदर देन सिक्योरिटी और मैटर्स में हमें अपना एक अच्छा रिलायबल रिलेशन बनाना पड़ेगा। अमेरिका यूरोप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी अमेरिका और यूरोप में ही है, लेकिन एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन उस अप्रोच में और रियलिटी में अभी थोड़ा फर्क है। ठीक। अच्छा, मैं नुखैर साहब यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। मुझे बताइएगा कि जो सारा मामला हुआ अफगानिस्तान का, आप क्या समझते हैं कितना डैमेज किया है इसने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को? अब मेरे ख्याल ताल्लुकात तो डेफिनेटली इस पे थोड़ा सा आया था, लेकिन जो फिर पाकिस्तान ने रोल प्ले किया इवैक्यूएशन में और उसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। और जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इवैक्यूएशन के फौरी बाद UNGA की मीटिंग में गए
तो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया और पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट किया। अभी उनके वो एम्बेसडर भी इधर नए आ रहे हैं, उन्होंने भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया कि हम बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये ऊंच नीच तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप में आती रहती है, लेकिन इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा ख्याल है वो हमारी जो रोल है अफगानिस्तान को लेकर उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है पूरी दुनिया और अमेरिका समेत। ठीक है, अच्छा साथ ही मुझे एक और सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि अमेरिका की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो इंक्लूसिव अफगान गवर्नमेंट है उसके बनाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान का क्या किरदार? बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी स्टेटमेंट में बार बार इस बात का जिक्र किया है। जब वो अफगानिस्तान गए तो उन्होंने जो अफगान तालिबान थे, अफगान अबूरी हुकूमत है, उसके सामने बड़ा वाजे अपना मौकफ रखा कि जो दुनिया आपसे डिमांड कर रही है इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, उस पर आप खुदारा अमल करें। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। और इस पे बड़ी बात हुई है और ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसको बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैंने उनके सामने ये मुतालबा रखा कि जो दुनिया आपसे डिमांड कर रही है और जो आप वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, जो आप दोहा में आप करके निकले थे उस पे अमल करें। और वो कह रहे थे कि बिल्कुल अफगान जो बुरी हुकूमत है वो इस बात पे एग्री है कि वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और उन पे अमल करना चाहते हैं। ठीक, हमारे साहब आप इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान इतना इन्फ्लुएंशियल है, जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वहाँ के जो बुनियादी हुकूक इंसानी को, ख़वातीन के हों, लड़कियों के हों या माइनॉरिटीज़ के हों, उसमें भी पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है उनको कन्विंस करने के हवाले से। तो पाकिस्तान इतना इन्फ्लुएंशियल है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये तासुर क्यों है? ये तासुर इसलिए कि अमेरिका अपनी जो नाकामियां वो छुपाना चाह रहा है। 20 साल से जहाँ पे जो उसने जो वहाँ पे किया और फिर एक मुआहदे के तहत वहाँ पे निकला, या तो ये होता जिस तरह नौखे साहब ने पिछले प्रोग्राम में कहा था, दोहा मुआहदे के अंदर ये शराइत होनी चाहिए थी कि हम ऐसे निकल रहे हैं इस वजह आपको हुकूमत देंगे, वो नहीं था। पाकिस्तान का रोल एग्जैजरेट होता रहा है हमेशा से, और इसको हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कई मौक़ों पे कह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। आप अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, बामियान बुधा का जो है वो उसको तोड़ना चाह रहे थे, पाकिस्तान ने कई दफ़ा डेलीगेशन गया, उनको मना किया कि आप ना करें, उन्होंने तोड़ा। पाकिस्तान जब पहली वो हुकूमत में थे, हमने कहा कि हम आपको पैसे देते हैं, आप औरतों के स्कूल, बच्चियों के स्कूल बनाए, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। वो हम खुश हैं कि हमारी एक ऐसी गवर्नमेंट है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो एंटी पाकिस्तान नहीं है, बेसिकली प्रो इंडिया नहीं है। ये हमारा एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है जो कि इंडिया की एक्टिविटी रही है। अदर देन दैट, तालिबान एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उनको सपोर्ट मिलती रही है। आप उसको जो है ना हमारा वो जो रेफ्यूजीज समझें, उसके ग्रैब में कुछ हमारे इंटरेस्ट भी शायद रहे हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब इस वक्त ये है कि एक गवर्नमेंट है, उन्होंने करनी अपनी मर्जी, और मेरा ख्याल है कि हमें ये सोचना है कि जो अफगान अवाम चाहेंगे हमें उनकी वो विशेस के ऊपर उनको एक्सेप्ट करना है। अगर वो चाहते हैं कि वहाँ पे औरतों के स्कूल ना हो तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, हमें बुरा लगेगा क्योंकि पाकिस्तान में तो है, हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक मुसलमानों को अच्छा में जाए, लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। इल्ज़ाम सबसे ज़्यादा किसने ठहराना है? जिसने दोहा मुआहदा कार किया, उनके साथ 20 साल लड़ाई की, पहले उनको दहशतगर्द कहता रहा, फिर वो बाद में निकल गया, और उसके बाद अभी आधी से ज़्यादा कैबिनेट को अशरफ गनी का जो हामिद करजई का आईपी को इंटरव्यू था जिसको कल हमने वो बड़ा अहम था और वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था अफगानिस्तान के लिए, और वो चांस मिस किया अफगानिस्तान की जो सियासी क़यादत थी कि जिस तरह वो तालिबान के साथ राब्ते में थे इंक्लूसिव गवर्नमेंट के, और तालिबान भी इस बात पे एग्री कर चुके थे कि आप दोहा में एक मुलाकात होती है अफगान लीडरशिप जो है जिसमें अशरफ गनी और बाकी जो अब्दुल्ला और हामिद करजई जैसे जो उनके मोतबर सियासतदान हैं उनके साथ उनका बन रहा था कुछ इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अशरफ गनी साहब भाग गए, जिससे वो सारा जो उनका प्लान था वो नहीं। सर, इंक्लूसिव गवर्नमेंट दुनिया में बहुत सारे खितों में नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ मुल्कों में जिसमें अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दुनिया की तरफ से, और हम भी इसी पे फोकस्ड हैं कि जो आपके साथ आपसे डिमांड की जा रही है आप उस पे अमल करें। तो और हम ऑफिशियली उनको बता चुके हैं कि हम भी इस एग्रीमेंट को नहीं करते, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि अगर अमेरिका बाकी मुल्कों के साथ उस गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, वो अगर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ मुल्कों के साथ कर रहा है, अफ्रीका के साथ कर रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर कुछ के साथ है। अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत पिछले 4 माह उनके उठा के देखें तो बड़ा अच्छा उन्होंने पिछले 4 माह गुजारे हैं, कोई इतने बुरे नहीं, उधर बड़े कोई वो जो उनका 90s वाला टर्नोवर था उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम जो पुराने फौज के लोग थे उनको भर्ती कर रहे हैं, वुमेन को राइट्स दे रहे हैं, स्कूल खुल गए 10 शहरों में, उनके 10 सूबों में, और फिर वो सफारती सतह पे दुनिया के साथ एंगेज्ड हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, इसी हवाले से चीमा साहब से भी हम राय ले लेते हैं। चीमा साहब, आपको 90s वाले जो तालिबान है और अब के तालिबान में वाज़ेह फर्क नजर आता है? देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि तालिबान नजरियाती तौर पे आज भी वैसे ही हैं, लेकिन उनके बिहेवियर्स बदले हैं। वो बिहेवियर इसलिए बदला है, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी
से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है उनको, लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तान भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है, लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और खासकर पे जो उन्होंने कतर में जो एक ऑफिस खुला और वहां पे पॉलिटिकल डायलॉग हुआ, तो वो सारी बिहेवियरल चेंजेस हैं ये जो हम देख रहे हैं उनको। लेकिन एट द कोर नजरियाती तो वो वहीं पे हैं। देखें, अगर तालिबान बेशक वो हेलमंद से हो, कंधार से हो, वो हकानीज हो, वो कोई भी हो, देखें ये एक वेस्ट के अगेंस्ट एक काउंटर कल्चरल मूवमेंट थी। और ये तो नहीं होता कि वो काउंटर कल्चरल मूवमेंट कहीं डगमगाई तो नहीं पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, वो तो वैसे ही चल रही है। ये तो माहौल बदला है, मीडिया का प्रेशर है। ऑलरेडी जो मीडिया एग्जिस्ट कर रहा था, सोशल मीडिया, इस चीज ने तालिबान, और फिर इस वक्त यह है कि तालिबान मीडिया पे आके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, वो आंसरेबल भी हैं, मुश्किल सवाल भी उनके सामने आते हैं जिनको वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिससे पता ये चलता है कि वो एक स्टेप पीछे हो रहे हैं। ये नहीं है कि उन्होंने अपनी सख्त पोजीशन ली हुई है, जिससे पता चलता है कि उनके बिहेवियर में लचक है। और वो समझते हैं कि अगर हमने दुनिया को यही बताया कि हम, क्योंकि अभी देखें आप डी लिंक नहीं हो सकते दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमीज के साथ, और जिस तरह दुनिया के साथ उनकी इकोनॉमी कनेक्टेड थी, ये स्टेट कोलैप्स कर जाएगा। ये वो ट्राइबल दुनिया नहीं है। हम वो दुनिया को सेल करते रहे कि एक ट्राइबल दुनिया है, ट्राइबल लोग हैं जो एक खास स्कूल ऑफ थॉट, मजहबी स्कूल ऑफ थॉट से हैं। अब जिस तरह वो दुनिया के साथ सिंक थे, अगर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो मुआशरा भी कोलैप्स कर जाएगा, सोशल ऑर्डर खत्म हो जाएगा, वो अपना मजहबी निजाम भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अगर फाइनेंशियली स्टेबल ना हुए। ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं नुकैर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अफगान करेंसी के हवाले से हमने कल भी बात की थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसमें इस्तेहकाम आया है। तो ये इतनी जल्दी इस्तेहकाम और अच्छी उनकी कोई हिकमत अमली सामने आई है जिसकी वजह से आया है? सर जोड़े और इस पे उन्होंने बड़ा सीरियस इसको लिया कि कमीशन भी हम बनाया। एग्जैक्टली कमीशन भी बनाया, और उन्होंने सजाएं भी अनाउंस की कि जो स्मगलिंग में मुलविस होगा डॉलर की, और जो स्पेशली किसी और मुल्क की करेंसी को इधर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मेरा उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से आज काफी बेहतरी आई है, डॉलर की जो कदर है वो कम हुई है। महंगाई में भी वो कह रहे हैं हद तक कमी आई है, जब चीजें वो मेरा ख्याल है अब उनका एक फोकस इस पे भी है कि किसी ना किसी तरीके हम जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू थी, जो डिवैल्यू है, उसको दोबारा हम गेन करें और उसमें बेहतरी लेकर। और 2 दिन में आप देख लें कि 2 दिन पहले उनके जो नायब वज़ीर आज़म थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार्न किया था, और 2 दिन में इतना वाज़े फर्क नजर आया। ठीक, हमारे साहब आप इसको किस हवाले से देखते हैं? उन्होंने ये कहा कि ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा था करेंसी के हवाले से, जिसकी वजह से करेंसी की जो कदर है वो गिर रही थी। तो ये प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग होता है कि करेंसी की सूरत हाल इस हद तक डाउन हो, या कुछ और भी मुहर्रिकात हो सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ये जी जो इसकी ये साइकोलॉजिकल जो है ना, किसी भी करेंसी की, किसी भी कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज की, ये जो है उसमें स्पेकुलेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। और ये जो पिछले दिनों यहाँ पे स्पेकुलेशन चल रही थी कि अफगान करेंसी जो है, एक तो वो बहुत ज़्यादा बाहर उसका वो इनखला हो रहा था, स्मगलिंग उसकी हो रही थी, और उसके अलावा जो है वो एक बहुत बड़ा आंसर यही था कि बाहर से पैसे आ नहीं रहे। तो एक नेचुरल जो है वो फ्लॉ बन रहा था उसमें। उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनकी जो गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं, उन्होंने आके एक सोशल मीडिया के ऊपर भी और पब्लिक के ऊपर भी जो है एक इस्तेहकाम लाने की कोशिश की कि वी आर इन चार्ज। तो उससे थोड़ी सी जो है ना वो बेहतरी आएगी, लेकिन बेसिकली ये शॉर्ट टर्म मेजर है। ठीक है, ये फिजिकली तब जो है बेहतर होगा जब इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होगा। जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, डिफरेंट ममालिक हैं, वो उनके साथ ट्रेड के अंदर करेंगे। और जब एक स्टेबिलिटी नजर आएगी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, उस वक्त जो है उनकी करेंसी शायद आइंदा आने वाले दिनों में होगी। ये बड़े शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि अफगान हुकूमत ने बहुत मौसर इकदाम लिए जिसकी वजह से उनकी करेंसी की जो कदर है उसमें इस्तेहकाम आया। आप क्या समझते हैं कि आइंदा भी इस्तेहकाम रहेगा या ये अप्स एंड डाउन्स हम देखते रहेंगे? देखें जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि जब तक लॉन्ग टर्म फैसले नहीं किए जाते, लॉन्ग टर्म फैसले, तब तक इसी तरह चीजें आपको लगेंगी, कभी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कभी इकोनॉमी नीचे आ रही है। ये लॉन्ग टर्म फैसले एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ किस तरह लिंक होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह का एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाती है अफगानिस्तान के हवाले से, ये सारी चीजें जो हैं ये लिंक होंगी। और फिर जारी बात है, देखें जितनी गैर यकीनी सूरत हाल होती है उतने ज्यादा फाइनेंशियली मसाइल होते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान OIC की करा रहा है, अफगानिस्तान के फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, और ये एक कॉन्फ्रेंस जो है ये एक स्टेप फॉरवर्ड है
आइंदा पॉलिटिकल रिकग्निशन के ठीक है, हवाले ठीक है। से। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया नुखैर साहब आपके तशरीफ आवरी का। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जाएंगे, लेकिन इसी दुआ, इसी यकीन और इसी उम्मीद के साथ कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस्लामी ममालिक जो हैं वो मुश्तरका लाहे अमल ना सिर्फ पेश करेंगे बल्कि यकनुकाती एजेंडे को बड़ा सीरियसली देखेंगे भी, और अफगान आवाम के लिए कोई ऐसा पैकेज ज़रूर कम से कम लेकर आएंगे जो फिल फौर उनको इस बहरान से निकाल सके। सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त OIC के इजलास पर हैं जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है। इसी यकीन के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। आप साथ रहे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।